दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी। सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूचित किए। गृह मंत्रालय MHA ने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सरकार ने सर्पदंश के विष आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 जारी किया। भारत और ब्राजील ने पहली 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। ये भारी उद्योग मंत्रालय की एक योजना है। इसके कार्यान्वयन की बात करें तो एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करेगी। साथ ही ये भारत सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। इसके पात्रता मानदंडों की बात करें तो मंजूरी प्राप्त आवेदक इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण के लिए 4,150 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकेंगे और इसके अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। विनिर्माण इकाई भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर चालू करनी होगी। इसके अलावा आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ही 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन यानी DVA प्राप्त करना होगा। साथ ही आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 50% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन यानी DVA प्राप्त करना होगा। बैंक गारंटी केवल तभी लौटाई जाएगी जब 50% DVA प्राप्त कर लिया गया हो और कम से कम 4,150 करोड़ रुपए या 5 वर्षों में शुल्क छूट के बराबर का निवेश किया गया हो। सभी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI ऑटो योजना के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करेंगे। इस योजना की अवधि 5 वर्ष या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि तक होगी। चलिए अब इस योजना के औचित्य या महत्व को समझते हैं। इससे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन यानी EVs निर्माताओं से निवेश आकर्षित होगा। EVs के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी EV कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से उत्पादन बढ़ सकता है। कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। EVs को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहले कौन सी हैं? चलिए इसे भी समझते हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना। इसका चरण 1 2015 में और चरण 2 2019 में शुरू किया गया था। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों के लिए PLI योजना, इसे साल 2021 में शुरू किया गया था। इसे वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण उद्योग की मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में आरंभ किया गया है। EVs का प्रचलन बढ़ाने के लिए EV 30 at 30 योजना शुरू की गई है। साथ ही साल 2030 तक कम से कम 30% नए EVs की बिक्री का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूचित किए। आपको बता दें कि नए नियम सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 की जगह पर लाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य मौजूदा डिजिटल युग में फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। ये उद्देश्य फिल्म जगत में नई प्रौद्योगिकियों और प्रगति के साथ तालमेल बिठाकर प्राप्त किए जाएंगे। गौरतलब है कि नए नियम फिल्म उद्योग में पारदर्शिता, दक्षता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे। चलिए अब मुख्य नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं। आयु के आधार पर फिल्म प्रमाणन की 3 श्रेणियां बनाई गई है। UA श्रेणी के अधीन ये श्रेणियां हैं
UA7+, UA13+ और UA16+। ये श्रेणियां वास्तव में परामर्श प्रकृति की है। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से माता पिता या अभिभावकों को यह विचार करने के लिए जागरूक करना है कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए। अन्य मौजूदा श्रेणियां हैं U यानी यूनिवर्सल, A केवल एडल्ट्स के लिए और S केवल कुछ वर्ग के व्यक्तियों के लिए। समानता की बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब बोर्ड में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। साथ ही यह प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं हों। प्रमाण पत्रों की स्थायी वैधता। पहले फिल्म प्रमाणन 10 वर्षों के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता अनिश्चित काल के लिए होगी। टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की श्रेणी में बदलाव। किसी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और इस एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल गैर निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन कैटेगरी की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं। गौरतलब है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया है। आइए अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का विनियमन करता है। इसका मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नवविकसित डिजिटल CCMS को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने डिजाइन किया है। ये एक यूजर फ्रेंडली, उपयोग में आसान और अनुकूलन योग्य ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसे राज्य पुलिस बलों की उनके द्वारा जांच और अभियोजन में मदद करने के लिए विकसित किया गया है। सबसे पहले डिजिटल CCMS का महत्व समझते हैं। इसकी मदद से NIA कर्मी आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर समन्वय कर पाएंगे। इससे न्याय दिलाने में सुधार होगा। इससे राज्य पुलिस बलों को जांच के दौरान प्राप्त डेटा को व्यवस्थित व एकीकृत करने में और डिजिटल बनाने में सहायता मिलेगी। इस तरह के डेटा में केस के दस्तावेज, निष्कर्ष के तौर पर प्राप्त डेटा, एकत्रित साक्ष्य, न्यायालय में प्रस्तुत चार्जशीट आदि शामिल है। यह प्रणाली राज्य पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्तों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगी। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि ये जांच में मानकीकरण लाएगा, आतंकवाद से संबंधित डेटा के संकलन को सुव्यवस्थित करेगा और देश भर में संवेदनशील और जटिल मामलों में सजा देने की दर में सुधार करेगा। ये प्रणाली NIA और राज्य पुलिस बलों की भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय सुरक्षा संहिता जैसे नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से जुड़ी तैयारियों में सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने संकलन ऐप भी लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। इसे पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह प्रणाली ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी और दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। खबर के आखिर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA पर एक नजर डालते हैं। ये देश में एक केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसकी स्थापना NIA अधिनियम 2008 के तहत की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सरकार ने सर्पदंश के विष आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSE शुरू की। आपको बता दें कि NAPSE की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। इस कार्य योजना का उद्देश्य सर्पदंश के विष आघात के प्रभावी उपचार के लिए सर्प विष रोधी दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र तथा लोक शिक्षा के जरिए सर्पदंश के विष आघात के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना है। इसका लक्ष्य वन हेल्थ दृष्टिकोण के जरिए 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों को कम करके आधा करना है।
गौरतलब है कि वन हेल्थ एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों, पादपों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित एवं अनुकूलित करना है। इसके तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए चरणवार तरीका अपनाने का प्रावधान किया गया है। चलिए अब NAPSC द्वारा चिन्हित की गई मुख्य रणनीतिक कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है मानव स्वास्थ्य घटक। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सर्पदंश के विष आघात का प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना, सर्पदंश के मामलों की निगरानी को मजबूत करना, क्षेत्रीय सर्प विष केंद्रों को संस्थागत रूप देना आदि। अगला है वन्यजीव स्वास्थ्य घटक। शिक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना, व्यवस्थित अनुसंधान और निगरानी सुनिश्चित करना, सर्प विष का संग्रह करना, सांपों का विष निकालने के लिए सांपों को सुरक्षित रूप से रखने हेतु स्थान विशेष का प्रबंधन करना आदि। और अंत में पशु और कृषि घटक। पशुधन को सर्पदंश से बचाना, सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना, सर्प विष रोधी दवाओं के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देना आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WHO ने जून 2017 में औपचारिक रूप से सर्पदंश के विष आघात को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में सूचीबद्ध किया था। यह जहरीले सांप के काटने से होता है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 90% सर्पदंश के मामले मुख्य रूप से कॉमन क्रेट, भारतीय कोबरा, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जैसे सांपों के काटने से संबंधित है। इन चारों सांपों को डेडली बिग 4 कहा जाता है। आइए अब सर्पदंश विष आघात को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सर्पदंश विष आघात को रोकने व नियंत्रित करने के लिए वैश्विक रणनीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। इसके साथ ही WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में सर्पदंश विष आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना 2022-2030 तैयार की है। भारत द्वारा सर्पदंश विष आघात से प्रभावित व्यक्तियों, समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए सर्पदंश हेल्पलाइन नंबर 15400 की शुरुआत की गई है। इसे 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 जारी किया। GII 2022 को UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 2024 में शामिल किया गया है। हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 2024 को ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक से जारी किया गया है। GII 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सूचकांक में डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान है। सूचकांक में शामिल विश्व के 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। भारत का GII स्कोर 0.437 है। GII 2021 में भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पर था। वहीं भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII वास्तव में महिला और पुरुष के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाला एक समग्र मापन है। ये असमानता 3 आयामों या मानदंडों पर मापी जाती है। पहला है प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके तहत मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसमें महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। इसके तहत संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके लिए महिला एवं पुरुष सशक्तिकरण सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है। और तीसरा है श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट। इसके तहत महिला एवं पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर को मापा जाता है। इसमें महिला और पुरुष श्रम बाजार सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है।
GII स्कोर 0 से 1 के बीच दिया जाता है। 0 स्कोर से आशय है कि महिला और पुरुष के बीच समानता की स्थिति है। वहीं 1 स्कोर का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में व्यापक असमानता मौजूद है। GII 2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए उत्तरदायी पहलें कौन सी हैं? चलिए इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। मिशन शक्ति, ये महिलाओं की सेफ्टी, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। वहीं महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने वाली पहलों की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। वेतन संहिता 2019, इसके तहत समान कार्य के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते समय महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारत और ब्राजील ने पहली 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने ऊर्जा, क्रिटिकल खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोधी कदमों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। गौरतलब है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2 देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होती है, जिसमें वे परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ताओं में शामिल होता रहा है। चलिए अब बात करते हैं भारत ब्राजील द्विपक्षीय संबंध के बारे में। राजनीतिक संबंध की बात करें तो दोनों देश 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं। बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, IBSA जैसे मंचों पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। IBSA भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है, जबकि G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ब्राजील भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में भी शामिल हुआ है। इसके अलावा ब्राजील ने भारत को मर्कोसुर के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने में भी मदद की है। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है। व्यापार की बात करें तो 2021 में भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो 2021 में इसरो ने ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। सुरक्षा क्षेत्र के तहत रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2020 में संयुक्त वक्तव्य व कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए थे। ब्राजील विश्व में जैव ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही यह भारत के नेतृत्व वाली ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA पहल में भी शामिल हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच जैव ईंधन में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा व्यापार निगरानी तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर रणनीतिक वार्ता जैसे मंच मौजूदा मुद्दों को हल करके आपसी संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ करने का आग्रह करने का फैसला किया है। चलिए अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में जान लेते हैं। वे एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और जनहितैषी थे। उन्हें मुंबई का वास्तुकार कहा जाता है। उनके योगदान की बात करें तो वे बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे। इसके साथ ही वे बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना की थी। कालांतर में यही स्कूल एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। वे उस समिति का हिस्सा थे जो 1853 में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना के विकास से संबंधित थी। हम उनके जीवन से साहस, करुणा, नेतृत्व जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने दावों की निपटान प्रक्रिया को सरल, तेज और कारगर बनाने के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। IEPFA की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत 2016 में की गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्वैच्छिक चरण के तहत सोलर इन्वर्टर के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के आधार पर ऊर्जा खपत करने वाले विविध उपकरणों के बारे में सूचना पर आधारित विकल्प चुनने में मदद करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2023-24 की अवधि के लिए शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक GRAI के 10 शीर्ष मंत्रालयों में स्थान दिया गया है। GRAI का उद्देश्य संगठनवार तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए पायलट कार्यक्रम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर सहित समय पर चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए इकोसिस्टम तैयार करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च किया है। ये गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। ये 92 से 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट और 1.5% सहविलायक हायर सैचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण है। मत्स्य पालन विभाग ने जन समर्थ पोर्टल के साथ किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। वॉयजर 1 से संचार टूट जाने की समस्या का समाधान करने के दौरान नासा इस समस्या को भी जानने के निकट पहुंच गया है कि क्यों वॉयजर 1 पृथ्वी पर उपयोगी डेटा भेजने में असमर्थ हो रहा था। ये एक फ्लाई बाय मिशन है। इसे 1977 में बृहस्पति और शनि के लिए लॉन्च किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।